लगभग आ ही गए हैं सारे बच्चे। और बहुत बढ़िया है, 9 बजे से पहले ही आ जाया करो, सबसे सेफर साइड रहता है। अदरवाइज फिर आप लटक जाते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन के अंदर, दी वेरी लास्ट सेशन हम लोगों ने जो कंडक्ट किया था लास्ट फ्राइडे को, वहां पे हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू किया था। और मैंने आपको बताया था कि चैप्टर ठीक ठाक है, मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरेज कैटेगरी का है। और ये है हमारा चैप्टर 2 हमारे बीएनएसएस का, जिसके अंदर हम लोग सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 20 पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन के अंदर सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 को तो कवर कर लिया था। और आज का ये जो सेशन है, इसमें हम लोग सेक्शन 9 ऑनवर्ड्स आगे बढ़ने वाले हैं। हम मैं सेक्शन 9 से पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले कुछ एक दो बातें मैं आप लोगों को कहूंगा। बेटा, आगे आने वाले जो भी सेक्शंस है ना, 9 से लेके 20, उनमें कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट या जिसको बहुत ज्यादा, मतलब समझ रहे हो, दिमाग मारने वाली सिचुएशन। कुछ बातें हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, जो मैं यहाँ पे आपको पोर्ट्रे करूंगा और आपको उसे समझते हुए चलना है पॉइंट बाय पॉइंट। तो थोड़ी स्पीड में लेके चलूंगा आप लोगों को। ठीक है, मतलब आज का जो सेशन होगा, हम लोग कोशिश करेंगे सेक्शन 9 से शुरू करते हुए जितना क्लोज पहुंच पाए सेक्शन 20 के, उतना बढ़िया है। ठीक है, तो थोड़ा स्पीड में चलूंगा। आप लोग अपना दिमाग खोल के रखना और बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना। हर एक बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत ज्यादा कठिन हो। अगर आप लोग खुद भी थोड़ा सा मन लगा के रीड करोगे ये सारे प्रोविजंस को, तो 80 से 90% से तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जो 10-20% का गैप है, वो मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का पर्पस है, आज का एजेंडा है। और हाँ, केस लॉज वाली बात, पहले मैं सोच रहा था कि केस लॉज नॉर्मल क्लासेस में ही आपको पढ़ा देता हूँ, पर उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि कोई केस लॉ किसी पॉइंट के ऊपर है, कोई केस लॉ किसी पॉइंट के ऊपर है। अब वो पॉइंट आगे आएगा पीछे आएगा, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। तो मैंने एक चीज का प्लान किया है कि हम लोग हर फ्राइडे टू फ्राइडे उस वीक में जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो केस लॉ हुआ करेंगे उनको कवर कर लिया करेंगे। तो ये जो कमिंग फ्राइडे होगा हमारा, उस दिन मैं आपको अराउंड 8 से लेके 10 केसेस पढ़ाऊंगा। उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा जो भी हम लोगों ने अभी तक कवर किया है, इंक्लूडिंग डेफिनेशंस, इंक्लूडिंग ये जो सारे सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे इस वीक के अंदर। ठीक है, तो हम लोग बराबर आ जाएंगे और आगे हम लोग उसी के साथ साथ चलते रहा करेंगे। हर फ्राइडे को जो हमारा केस लॉ से जुड़ा हुआ बैकलॉग है उसको पूरा करते हुए चला करेंगे। और आपको मैं फ्राइडे को ये भी बताऊंगा कि केस लॉस को पढ़ते कैसे हैं और केस लॉस को कितना समझना है, कितना लिखना है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, वो भी समझना आप सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चल इसी पॉइंट पे मैं शुरू करता हूं आज के सेशन को। आ जाइए। ठीक है, तो सबसे पहला सेक्शन जहां से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, वो होने वाला है बेटा सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 8 हम लोगों ने कल पढ़ा था। सेक्शन नंबर 8 के अंदर हम लोगों को सीखने को मिला था कि कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है। और अब जो अगला सेक्शन है उसके अंदर हमको सीखने को मिलेगा कि कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स क्या होते हैं। लगभग लगभग कहानी आपको पहले से ही क्लियर है। कल हमने जब समझा था कि एक बड़ा स्टेट होता है, स्टेट के अंदर सेशन डिविजन्स होते हैं, सेशन डिविजन्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और हम लोग उसको छोटे कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो वही हो रहा है, सेशन डिवीजन में सेशन कोर्ट होता है, ये हम लोगों ने समझ लिया कल सेक्शन 8 के अंदर। अब सेक्शन 9 के अंदर आगे की कहानी है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से जुड़ी हुई है। मैंने आपको हायरार्की बताई थी ना कि हायरार्की कैसी होती है, कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है, फिर कोर्ट ऑफ सेशन आता है और फिर हाई कोर्ट आता है। तो कोर्ट ऑफ सेशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कहानी। और ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक्सप्रेशन है ना, इसमें फर्स्ट क्लास भी इंक्लूडेड है और सेकंड क्लास भी इंक्लूडेड है, दोनों ही इंक्लूडेड है। ठीक है, क्लियर है। चल, अब आ जाओ सेक्शन 9 से शुरुआत कर और पढ़ते चलना, मेरे साथ साथ रीड आउट करते हुए चलना, कुछ भी कठिन नहीं। सब सेक्शन 1 को पढ़ रहा हूं बेटा पहले। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड एज मैनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास, मैंने बताया ना आपको ये बात, फर्स्ट क्लास और द सेकंड क्लास, एंड एज सच प्लेसेस एज द स्टेट गवर्नमेंट, एज दी स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट याद रखना, एमसीक्यू पूछ ले तो, में आफ्टर कंसल्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफिक। वैसे आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी फ्राइडे को, पर फिर से दोहरा रहा हूं। बेटा, जब भी किसी भी कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट की बात होगी ना हमारे बीएनएसएस के अंदर, आप हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इस पॉइंट को लेके, हमेशा कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, कभी हाई कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं करता।
तो कभी भी ऑप्शन में आ जाए कि कोर्ट, ये फलाना कोर्ट किसने एस्टेब्लिश किया है, और ऑप्शन में हो एक स्टेट गवर्नमेंट एक हाई कोर्ट, तो आप हाई कोर्ट मार्क करके मत आना। एस्टेब्लिश हमेशा स्टेट गवर्नमेंट, और हाई कोर्ट का रोल कंसल्टेशन का। स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगा पर हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करने के। ठीक है, ये पॉइंट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और जो मैंने हाईलाइट करवाया है आपको उसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, अब देखो प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एस्टेब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया वन और मोर स्पेशल कोर्ट्स, special courts of judicial magistrates of first class or of second class to try any particular case or particular class of cases, इसको highlight कर लो, particular class of cases, and where any such special court is established, no other court of magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases for the trial of which such special court of judicial magistrate has been established। परेशान नहीं होना है, आप ये सोचोगे सर इतना बड़ा पैरा आपने एक साथ बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया। बहुत बेसिक सी बात कह रहा हूं। मैंने आपको कल सिखाया था, मतलब फ्राइडे को मैंने सिखाया था कि दो तरीके की जुरिस्डिक्शन होती है। एक तो होती है स्पेशल जुरिस्डिक्शन, एक होती है जनरल जुरिस्डिक्शन। जनरल जुरिस्डिक्शन के अंदर जैसे बीएनएस के अंदर कोई भी अपराध हुआ, जो हमारा पुराना आईपीसी होता था, उसके अंदर कोई अपराध हुआ तो उसकी प्रक्रिया कैसे चलेगी, कौन सा कोर्ट देखेगा, एक तो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल जुरिस्डिक्शन। कुछ होती है स्पेशल जुरिस्डिक्शन, जैसे कुछ स्पेशल स्टैट्यूट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताए थे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, कई सारे कानून है जो टेररिज्म वगैरह से जुड़े हुए हैं, कई सारे कानून है जो एसेंशियल कमोडिटीज वगैरह से जुड़े हुए हैं, मतलब अलग अलग एरियाज है, स्पेशलाइज्ड एरियाज। तो जब भी इन कानूनों के संबंध में जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करनी होती है, तो हो सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कुछ स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाए, कुछ स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाए। और जिन स्पेशल कोर्ट्स का काम क्या होगा कि केवल वो स्पेशल केसेस जो है, जो उन सारे कानून के अंदर है, उनको देखें। जैसे फॉर एग्जांपल करप्शन के लिए मैंने स्पेशल कोर्ट बना, अब करप्शन से रिलेटेड जो भी केस आएगा वो उस कोर्ट के पास जाएगा, वो कोर्ट उसको हैंडल करेगा, वो जनरल कोर्ट्स के पास नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं। तो जो भी हमारे नॉर्मल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकंड क्लास हो, वो तो सारे केसेस देखते हैं। आईपीसी का कोई भी अपराध है, फलाना एक्स वाई जेड ऑफेंस का कोई भी रिलेटेड सिचुएशन है, वो उसको हैंडल कर लेते हैं। पर साथ के साथ अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद कुछ स्पेशल केसेस के संबंध में, जैसे करप्शन हो गया, टेररिज्म हो गया, उनके संबंध में स्पेशल कोर्ट्स बना सकते हैं, जहां पे कौन बैठेंगे, यही जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट उन जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कैसे अलग है? ये इस तरीके से अलग है कि ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये केवल उन स्पेशल टाइप के केसेस को देखें, ये वो वाले केसेस नहीं देखेंगे जो बाकी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट देख रहे हैं। और इसी तरीके से वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं बाकी के, वो जनरल केसेस देख, वो ये स्पेशल टाइप के केसेस नहीं देख सकते। तो दोनों में डिस्टिंक्शन क्रिएट कर देते। कुछ ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं जो केवल स्पेसिफिक कैटेगरी के केसेस देखेंगे, कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जो लगभग जो बाकी के जनरल ऑफेंसेस हैं आईपीसी के, चाहे वो थेफ्ट हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे रॉबरी, जो भी हो, एक्स वाई जेड, वो सबको देख लेंगे। ठीक है, पर ये चॉइस का मामला है बेटा, ये हर केस में ऐसा होगा या हर स्टेट में ऐसा होगा, कोई जरूरी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को अगर जरूरत लगती है सिचुएशन के हिसाब से, तो वैसा कर सकता है कि पर्टिकुलर केसेस के लिए पर्टिकुलर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को जुरिस्डिक्शन दे दे, उन स्पेसिफिक सिचुएशन में अपनी पावर को एक्सरसाइज करने। तो जितना मैंने हाईलाइट किया केवल उतना अगर आप दिमाग में रखेंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट। और ये जो डिस्टिंक्शन है ना स्पेशल और पर्टिकुलर वाला, ये हर में आएगा, चाहे वो कोर्ट ऑफ सेशन की बात हो, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की हो, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट अभी अब पढ़ेंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की हो, चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की हो, सब जगह ये डिस्कशन। ठीक है, तो वही बात रिपीट कर देनी है हर जगह। क्या सभी को क्लियर है? मेन प्रोविजन और प्रोवाइजो समझ में आ गया? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो सभी बच्चे। आर यू ऑल क्लियर सो फार? सभी को क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बच्चे वाई टाइप करते चलना, ठीक है। अब देखो जरा सबसेक्शन 2 क्या कहता है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। अब ये देखो, ये दूसरा पॉइंट है याद रखने वाला। इसको लेके बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने इजी पॉइंट्स बेकार में अपने मार्क्स वेस्ट करके आते हैं प्रीलिम्स के अंदर। जब भी बेटा अपॉइंटमेंट की बात आए, जब भी बात आए अपॉइंटमेंट की, चाहे वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, चाहे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, चाहे मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो, चाहे आपके सेशन जज हो, हमेशा याद रखिएगा अपॉइंटमेंट कौन करता है? हाई कोर्ट।
अपॉइंटमेंट कभी स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट की बात आएगी तो एस्टेब्लिश कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। हाई कोर्ट से कंसल्ट करने की बात करती है पर करती स्टेट गवर्नमेंट। और अपॉइंटमेंट की जब भी बात आएगी तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हाई। तो अपॉइंटमेंट के मामले में हमेशा जो बत्ती जलनी चाहिए आपके दिमाग में, वो हाई कोर्ट के संबंध में जलनी। ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, सबसेक्शन 3 पे। द हाई कोर्ट में whenever it appears to it to be expedient or necessary confer the power of a judicial magistrate of the first class or of the second class on any member of the judicial service of the state functioning as a judge in a civil court। अब ये पॉइंट है, ये समझने वाला है और आपको मजा भी आएगा समझने। अब देखो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ना बेटा, हमने उसको दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। जनरली दो कैटेगरी में बांटा। एक कैटेगरी में आते हैं वो सारे कोर्ट्स जो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं, जिनको हम लोग पढ़ भी रहे हैं बीएनएसएस के अंदर। अब इतना तो आपको पता ही है ना कि हमारा ये जो बीएनएसएस है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर बताता है। सिविल तो नहीं बताता, क्रिमिनल प्रोसीजर बताता है। तो आमतौर पर बीएनएसएस के अंदर हम जिन भी कोर्ट्स की काम बात कर रहे हैं, ये सारे क्रिमिनल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट कहलाते हैं। और ये हमारे जुडिशियल सिस्टम का एक हिस्सा है। जुडिशियल सिस्टम का इन क्रिमिनल कोर्ट्स के अलावा एक और हिस्सा होता है, जिसको हम बोलते हैं सिविल कोर्ट्स। क्या बोलते हैं? सिविल कोर्ट्स। जब आप सीपीसी पढ़ोगे, या अगर आपने मेरे से पहले कभी पढ़ा है या फ्यूचर में कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो सीपीसी के अंदर हम किसकी बात करते हैं? सिविल कोर्ट्स की। जहां पे डिस्कशन आता है सिविल जज। याद करो, है ना, हम पढ़ते हैं ना सीपीसी के अंदर सिविल जज की बात। तो वो भी जज है, ये भी जज है। फर्क क्या है? ये क्रिमिनल जुडिक्शन एक्सरसाइज करते हैं, वो सिविल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं। तो आमतौर पर तो बेटा हम लोग ये डिस्टिंक्शन मेंटेन करके चलते हैं कि अगर कोई जज सिविल जज है तो वो सिविल केसेस देखे, और कोई जज अगर मजिस्ट्रेट है या सेशन जज है तो वो क्रिमिनल केसेस देखे। ये डिस्टिंक्शन मेंटेन पकड़ के चलते हैं हम हमेशा। पर हमारा ये जो सबसेक्शन 3 है बेटा, सेक्शन 9 का, ये पावर देता है। किसको देता है पावर? हाई कोर्ट को पावर देता है। क्या पावर देता है? कि अगर कभी ऐसी जरूरत पड़े, ऐसा नॉर्मली नहीं होगा, कभी इमरजेंसी हो जाए, तो हाई कोर्ट किसी सिविल जज को, मतलब एक ऐसे जज को जो आमतौर पर सिविल केसेस देखता है, उसको पावर दे सकता है क्रिमिनल केसेस को हैंडल करने की। मतलब वो जो पावर आमतौर पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पे या सेकंड क्लास पे होती है, वो पावर एक सिविल जज को दी जा सकती है। अब ऐसा हमेशा होगा? जरूरी नहीं है। आमतौर पर होता है? जरूरी नहीं है, पर ऐसा हो सकता है। इसके पास पावर ऐसा करने की, हाई कोर्ट के पास। कब करेगा हाई कोर्ट? जब उसे जरूरी लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं। मानो मजिस्ट्रेट जो थे वो रिटायर हो गए या बीमार हो गए, जो भी एक्स वाई जेड रीजन हो, पर कोई इमरजेंसी है, कोई अर्जेंसी है, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सिविल जज से बोलेगा कि भाई आप ये काम करो, और सिविल जज को वो कर। ठीक है, क्लियर है? ये है बेटा हमारा सबसेक्शन। तो इसी के साथ हमारा ये जो सेक्शन 9 है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास की बात करता है, वो हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार चैट बॉक्स में सभी बच्चे वाइट टाइप कर दो, आर यू ऑल क्लियर अबाउट सेक्शन 9? कितना इजी था, कितना बेसिक सा था। लगभग सारे सेक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे ना अप टिल सेक्शन 20, वो इतने ही सिंपल हैं, इतने ही इजी। तो इनको लेके तो मत्था फोड़ी बिल्कुल करनी नहीं है, बस मेरे साथ पढ़ते हुए चलो, कहानी की तरह बहुत इजी। ठीक है। अब देखो सेक्शन 10 को देखो सर। सेक्शन 10 के अंदर हम लोग बात करते हैं बेटा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। अब आप देखो यहाँ पे ये शब्द जुड़ गए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और इसके अलावा एडिशनल चीफ जुडिशियल। ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट और सेकंड क्लास तो हमने समझ लिया। अब समझ रहे हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जैसे मैंने आपको हायरार्की बताई थी, सबसे नीचे कौन? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। उसके ऊपर कौन? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। और उसके ऊपर कौन आता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जैसे हमने पढ़ा था ना, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज दोनों ही एक लेवल के पद हैं। इसी तरीके से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोनों ही एक लेवल के पद हैं। अब इनकी बात करेंगे हम लोग कहां पर? सेक्शन 10 के अंदर। बेटा कोशिश करना सेक्शन नंबर भी साथ के साथ याद करते चलो। अगर हो जाए तो बहुत बेहतर है, वरना कंटेंट वाले पेज से रिवाइज कर लिया करो, क्लास में आने से पहले दिमाग में बैठ जाएंगे। क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखते हो ना, मेंस राइटिंग करते हो, तब अगर आपका सेक्शन नंबर आपके टिप्स पे है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है वो। ठीक है। अब आओ जरा सेक्शन 10 को पढ़ते हैं बेटा। सब सेक्शन 1 से शुरुआत करें। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट दी हाई कोर्ट। फिर से देखो, अब देखो, अब कहानी थोड़ी सी बदलेगी। ये छोटी छोटी से पॉइंट्स हैं जिनको पकड़ना है। यही अगर आपने पकड़ लिए ना, तो कुछ नहीं है, पूरे पूरे प्रोसीजर लॉ के अंदर कुछ नहीं है। अब देखना मैं किस चीज पर हाईलाइट कर रहा हूं। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट
द हाई कोर्ट shall appoint a judicial magistrate of first class, ध्यान से देखना बेटा मैं क्या कह रहा हूं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी द चीफ जुडिशियल। अभी मैंने आपको बताया सेक्शन 9 के अंदर कि जब भी अपॉइंटमेंट की बात हो दिमाग में क्या बत्ती चलनी चाहिए, हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, अब सोचने वाली यह बात है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनता कौन, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनता कौन है। अब आप याद करो हायरार्की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, उसके ऊपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और उसके ऊपर बैठे हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो आपको बताने की जरूरत है क्या मुझे कि कौन बनेगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके नीचे वाला बंदा। कौन है नीचे वाला बंदा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। बताओ कितना लॉजिकल है। तो हाई कोर्ट अपॉइंट करता है किसको, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। कौन कौन बनते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो पहले से मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होने का पद संभाल रहे हैं, मतलब जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है जब उनका प्रमोशन होता है तब वो क्या बनते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं। ऐसे ही तो आदमी हायरार्की में धीरे धीरे ऊपर पहुंचता है। अब आपका सिलेक्शन हो जाए, आप मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास बनोगे, फिर फर्स्ट क्लास बनोगे, फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनोगे ना, तो इसी तरीके से ये हायरार्की आगे बढ़ती है। ठीक है, ये बेटा आपका पहला पॉइंट है। अब इसके आगे देखो सबसेक्शन 2 क्या कहता है। द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल, वही वाली बात है, बस एडिशनल लगा देनी, एन एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर दिस संहिता और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट। याद करो हम लोगों ने जब सेशन कोर्ट के बारे में, कोर्ट ऑफ सेशन को जब पढ़ा था सेक्शन 7 के अंदर, वहां पे भी हमने ये कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि एडिशनल का मतलब क्या है। आप हमेशा बात याद रखिएगा, जब भी बीएनएसएस के अंदर किसी भी पद के आगे एडिशनल लग जाए उसका मतलब ये है कि ये वही पद है, अलग पद नहीं है। जैसे असिस्टेंट शब्द होता है, असिस्टेंट का मतलब होता है कि वो बंदा जूनियर। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति असिस्टेंट है, असिस्टेंट एक्स वाई जेड पोस्ट है, तो एक्स वाई जेड नहीं है, वो एक्स वाई जेड के नीचे की पोस्ट। पर जब भी मैं बोलता हूं एडिशनल एक्स वाई जेड तो आप समझिएगा कि वो एक्स वाई जेड ही है। मतलब एक जुडिशियल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में और एक एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो पद है, जो हायरार्की का स्तर है, वो बिल्कुल बराबर हो, बिल्कुल एक ही लेवल पर होता है। आप कभी ऐसा मत सोचिएगा कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऊपर है और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हायरार्की में नीचे। ऐसा होगा नॉर्मली आपको देखने में मिलेगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा पावर है एडिशनल के मुकाबले, पर फिर भी जो पद का स्तर है वो दोनों का बराबर। और ये एडिशनल का कॉन्सेप्ट आता कहां से, एडिशनल का कॉन्सेप्ट आधारित होता है बेटा जरूरत के ऊपर, कि किसी भी फलाने डिस्ट्रिक्ट में आपने एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो अपॉइंट कर दिया, वो तो पक्का है, वो तो अपॉइंट होगा ही होगा। पर सिचुएशन ऐसी है कि केसेस इतने ज्यादा हैं कि एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कारभार संभलने नहीं वाला है। मानो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में क्राइम बहुत ज्यादा है, तो हमको और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहिए। जब ये जरूरत होती है कि और चाहिए, तो हम और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करते हैं, और ये जो और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट होते हैं इनके नाम के आगे क्या लग जाता है, एडिशनल। क्या लग जाता है, एडिशनल। और कौन अपॉइंट करता है इनको, हाई। और ये जरूरत पर आधारित है, अगर जरूरत है तो आपको किसी डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखने को मिलेंगे, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पक्का पक्का एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोस्ट बनानी ही बनानी। वैसे हमारे देश में तो क्राइम ही इतना है कि कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे आपको एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ना दिखे। पर मैं आपको प्रैक्टिकल बात, ठीक है, क्लियर है, ये वाली पॉइंट समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, अब देखो जरा सबसेक्शन 3, आप ध्यान से सुनो। द हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीजन एज दी, इसको हाईलाइट करना, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये कुछ नया है आप लोगों के लिए, एंड रिलीव हिम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन एज द अकेजन। अब देखो सारी बातें एक तरफ है, केवल एक बात समझने वाली। अभी तक तो हमने ये पढ़ा था बेटा सेक्शन 10 के अंदर कि कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होता है ना, उसे हम प्रमोट करके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देते हैं, या फिर अगर और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जरूरत है तो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देते हैं। अब यहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाने की बात नहीं हो रही है सबसेक्शन 3 के अंदर, यहाँ पे दूसरे पद की बात। कौन सा है दूसरा पद, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट।
पहले इस पद को समझना, क्या है इस पद का नाम? सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। पर इस पद की सबसे पहली खासियत यह है, ये मैंडेटरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट को किसी ना किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाना ही बनाना। ये जो मे लिखा हुआ है इसका मतलब है चॉइस है कोर्ट। अगर कोर्ट को जरूरी लगता है कि किसी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट जरूरी है तो उसको अपॉइंट करेंगे, नहीं लगता है तो नहीं करेंगे। तो आपको कई बार ऐसा देखने को मिलेगा फलाने डिस्ट्रिक्ट में कि सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नाम से कोई पद है, और कईयों में देखने को मिलेगा ऐसा पद ही एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ थी जरूरत वाली बात, यहाँ पे भी जरूरत वाली बात ही है। पर क्या सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का लेवल एक ही है? क्या यहाँ पे भी वही बात लागू होती है जो मैंने आपको बताई है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में? नहीं। सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो अधीन होता है, किसके अधीन होता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, मतलब उससे नीचे होता है, उसके अंडर। आगे बात समझ में? क्या सभी लोगों को क्लियर है? तो हमेशा याद रखिएगा दो पॉइंट, कि हाई कोर्ट अगर चाहे तो किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, अब ये सब डिवीजन का मतलब समझ गए ना हम लोगों ने? क्या पूरा स्टेट है, पूरे बड़े लेवल पे स्टेट है, फिर उसके अंदर सेशन डिविजन्स हैं, सेशन डिविजन्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिविजन्स हो। तो किसी भी सब डिवीजन के लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सब डिविजन के लिए हम क्या बना सकते हैं? सब डिविजनल जुडिशियल बना सकते हैं। ये वाले पॉइंट बस याद रखिए। ये है बेटा आपका सबसेक्शन नंबर 3। ठीक है, क्या अभी तक सारी बातें क्लियर हैं? सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को? आर यू ऑल क्लियर सो फार? क्या सभी लोग क्लियर हैं? हाँ, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अगर हाईकोर्ट चाहे तो किसी भी सब डिविजनल, नाम कहां से आ रहा है? क्योंकि वो सब डिवीजन के संबंध में अपॉइंट हो रहा। बस इतनी सी। ठीक है, क्लियर? चलो, अब आ जाओ जरा अगले अपने सबसेक्शन पे आते हैं। अ, अगला सबसेक्शन है हमारा सबसेक्शन 4। इसको देखते हैं। सब्जेक्ट टू दी जनरल कंट्रोल ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये ध्यान देखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कई बार एमसीक्यू पूछा जाता है। सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, every sub-divisional judicial magistrate shall also have and exercise such powers of supervision and control over the work of the judicial magistrates other than additional chief judicial magistrate in the subdivision as the high court may by general or special order specify in this behalf। समझे? खुद समझने की कोशिश करो। Subject to the general control of the chief judicial magistrate, एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसकी अपना बात करी सबसेक्शन 3 के अंदर, शेल ऑल्सो हैव एंड एक्सरसाइज सच पावर्स ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स इन द सब डिवीजन। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बताया कि आमतौर पर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या फिर जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास से ऊपर का पद है। जिसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ये ओवरऑल कंट्रोल करता है। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को भी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को भी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका नाम में ही चीफ है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। और हमने क्या किया, सबसेक्शन 3 के अंदर एक पोजीशन क्रिएट कर दी जिसको हम बोल रहे हैं सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको मैंने बताया कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके तो वो नीचे है, पर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है उसके ऊपर है। ऑब्वियसली बात है ऊपर है, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ही तो बना रहे हैं हम ना सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये दोनों के बीच का पद है। ऊपर है सीजेएम, नीचे है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और बीच में कौन बैठा हुआ है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। जरूरी नहीं है बैठा हो, ऑप्शनल है अगर हाईकोर्ट ने अपॉइंट किया है तो।
तो ये जो बंदा है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये कंट्रोल कर सकता है अगर चाहे तो किनको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को, क्योंकि ये दोनों ही पद इसके नीचे वाले। पर इनके भी ऊपर कौन बैठा है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सुप्रीम लीडर कौन है, सीजे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर सबसे सुप्रीम कौन है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके नीचे छोटा वाला लीडर कौन है, सब डिविजनल जुडिशियल। उनके नीचे कौन आता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और उनके भी नीचे कौन आता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। जो हायरार्की में जितना ऊपर होगा वो अपने से नीचे वालों को कंट्रोल करेगा ही करेगा, ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो ये है बेटा हमारा सबसेक्शन 4। तो कहने का मतलब है ये जो हमारा सेक्शन 10 है, ये हमको समझाने की कोशिश करता है, एक तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन है, दूसरा एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन है, तीसरा सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन है, और इन तीनों ही पदों में आपस में हायरार्की काम कैसे कर। ठीक है, कैसे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास इनके अधीन रहे। दैट इज द बेसिक। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। एक बार चैट बॉक्स में सभी बच्चे वाई टाइप कर। अब ये ऑल क्लियर, सेक्शन 10 सभी को समझ में आया है, सभी को क्लियर है सेक्शन 10। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आते हैं बेटा सेक्शन 11। अब सेक्शन 11 वही डिस्टिंक्शन पर आधारित है जिसकी मैं चर्चा अभी कर रहा था क्लास की शुरुआत में, सेक्शन 9 के अंदर। जनरल जुरिस्डिक्शन और स्पेशल जुरिस्डिक्शन वहीं से निकल के आता है सेक्शन 11, क्योंकि सेक्शन 11 बात करता है कि इनकी स्पेशल जुडिशियल में, किसकी स्पेशल, इसमें स्पेशल शब्द इंपॉर्टेंट। अब देखो सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट ये देखो नया है, if requested by the central or the state government to do, confer upon any person who holds or has held any post under the government, any post under the government, all or any of the powers conferred or conferred by under this sanita on a judicial magistrate of the first class or the second class। अब ध्यान दीजिएगा, इन इस इन रेस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर केसेस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस इन एनी लोकल एरिया। अब सुन समझ में, देखो नॉर्मल जुडिशियल हायरार्की क्या है वो तो हम लोग समझ कि आमतौर पर हम किसी भी अगर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो हमको कौन कौन से पद देखने को मिलेंगे क्रिमिनल जुडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए, कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट होगा, फिर उसके ऊपर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो सकता है, उसके ऊपर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, उसके ऊपर चीफ जुडिशियल। फिर सेक्शन 11 ये कहता है कि अगर हाईकोर्ट चाहे तो चॉइस का मामला है, मैंडेटरी नहीं। और हाईकोर्ट के केवल चाहने से भी कुछ नहीं होगा। हाईकोर्ट को रिक्वेस्ट किया, किसने रिक्वेस्ट किया, या तो केंद्र सरकार ने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, या फिर राज्य सरकार ने किया। इन दोनों में से किसी भी तरफ से रिक्वेस्ट आई और हाईकोर्ट ने उस रिक्वेस्ट के लिए एग्री किया, तो हाईकोर्ट अगर चाहे तो किसी भी बंदे को, अब सुनिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी बंदे को जो सरकार के लिए काम करता है या कभी करता था, कोई भी हो सकता है वो, एक्स वाई जी कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है जिसने कभी भी कोई भी सरकारी पद को कभी होल्ड किया है, चाहे केंद्र सरकार के अंदर चाहे राज्य सरकार के अंदर, या फिर वो अभी भी किसी ऐसी पोस्ट को होल्ड करता है तो। और ऐसे बंदे को क्या पावर्स दे देगा, वो सारी पावर्स जो इस बीएनएसएस के अंदर या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को दी गई हैं या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को दी गई हैं। पर ये जो पावर्स अगर दी भी जाती हैं तो वो जो व्यक्ति है केवल उनको उन पर्टिकुलर सिचुएशंस में लागू कर सकेगा जिसके लिए उसको पावर दी गई है। मतलब बहुत लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट होगा। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जो होते हैं, वो आमतौर पर अपनी पावर जब उन्हें जरूरत लगती है तब एक्सरसाइज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर केस के संबंध में। पर ये जो बंदा है, इसको हमने जिसको स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया, इसको जो पावर दे रहे हैं हम लोग मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, ये केवल उन पर्टिकुलर केसेस में या पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस में उन पावर्स को एक्सरसाइज कर सकेगा जो हाई कोर्ट बताए कि इस पर्टिकुलर केस के संबंध में
या इन पर्टिकुलर केसेस के संबंध में आपके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होने की बस। पर इसका एक प्रोवाइजो भी है, प्रोवाइजो भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट नो सच पावर शैल बी कन्फर्ड ऑन ए पर्सन अनलेस ही पोजेसेस, अब ध्यान से देखना बेटा, यहीं पे घुमा देता है, अनलेस ही पोजेसेस सच क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू लीगल अफेयर एज द हाई कोर्ट में बाय रूल्स स्पेसिफाई। अभी हम लोगों ने जब सबसेक्शन 1 पढ़ा तो आपको ऐसा लगा होगा कि ये तो बड़ी अजीब सी बात कि कोई भी सरकारी अफसर मुंह उठा के जुडिशियल मजिस्ट्रेटों की पावर को एक्सरसाइज करने लगेगा, और हमारे दिमाग में थॉट आया वो समझ भी पाएगा, कर भी पाएगा या नहीं। यहीं पे ये प्रोवाइजो खेल कर कि हाई कोर्ट जब भी अपॉइंटमेंट करेगा ना, किसी को भी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाएगा, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर देगा, वो ये सुनिश्चित करेगा कि उसके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन हो लीगल मैटर्स के संबंध। मतलब या तो उसने कानून की पढ़ाई की हो, या फिर कोई कानूनी पद को संभाला हो, या ओवरऑल उसका जो बैकग्राउंड है वो उसको कॉम्पिटेंट बनाता हो लीगल सिचुएशंस को हैंडल करने। ये ध्यान रखना किसका काम है? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट इसके बारे में रूल्स बनाएगा कि मैं किसी ऐसे बंदे को ही अपॉइंट करूंगा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पर। जैसे फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट रूल बनाता है कि उस बंदे ने कम से कम एलएलबी की होनी चाहिए, या फिर लीगल मैटर्स हैंडल करने का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 5 साल का या 7 साल का, तो ही वो अपॉइंटमेंट करेगा। तो आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकर भी है पर मानो सरकार के लीगल डिपार्टमेंट में काम करता है, तो वो इन क्वालिफिकेशन को सेटिस्फाई करते हैं। पर कोई जनरल सरकारी ऑफिसर है, वो नहीं कर पाए। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास एक पद भी बन गया स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, और हमने ये सुनिश्चित भी कर लिया कि जो पद हमने बनाया है उसको जो हम पावर्स दे रहे हैं वो उनको सही से समझ पाएगा, सही से एक्सरसाइज कर। ठीक है, तो हम किसी भी सरकारी बंदे को जुडिशियल मजिस्ट्रेट होने की पावर्स दे सकते हैं, और वो बंदा क्या कहलाता है? स्पेशल जुडिशियल। ठीक है, अब इसका जरा सबसेक्शन 2 देखो बेटा। Such magistrate shall be called special judicial magistrate and shall be appointed for such term. अब देखना, not exceeding 1 year at a time। ये पूरा हाईलाइट कर, एज द कोर्ट हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट। अब देखो, आम तौर पर जब किसी को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास बनाया जाता है, तो उसकी जो परमानेंट पोस्ट होती है, जब तक वो रिटायर ना हो जाए या फिर आगे किसी फर्दर पोस्ट पे उसका प्रमोशन ना हो जाए, वो उस पद पे बैठ सकता है ना? यही होता है। पर ये जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाए जा रहे हैं ना, अगर हाईकोर्ट बना भी रहा है, ये कोई परमानेंट पोस्ट है। इसकी जो मैक्सिमम अवधि है एक बार में, वो मात्र 1 साल की है। जैसे हाईकोर्ट अगर किसी व्यक्ति को बना रहा है ना स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और मानो आज ऑर्डर आ रहा है 24 मार्च 2025, तो वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल के लिए उस पद को संभाल सकता है। मतलब अगली 23 मार्च 2026 तक पद संभाल सकता है अगर उससे लंबा उस बंदे को पोजीशन पे रखना है ना, मतलब स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाए रखना है, तो हाई कोर्ट को दोबारा से ऑर्डर जारी एक ऑर्डर में मैक्सिमम 1 साल के लिए ही किसी व्यक्ति को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाए। बस ये एक पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए, इसको याद। क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में सभी बच्चे वाई टाइप कर दो। क्या सभी लोगों को सेक्शन 11 समझ में आ गया? स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, क्यों अपॉइंटमेंट होते हैं, उनका ड्यूरेशन क्या है पोस्ट का? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? आर यू ऑल क्लियर सो फार? चल, ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़िया। ठीक है, अब जरा आ जाओ सेक्शन 12। सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे अभी तक जितने भी सेक्शंस हम लोगों ने पढ़े ना, सब पे सिंगल सिंगल टिक आप लगाते हुए चलो। ठीक है, अगर मैं कभी टिक लगाना भूल जाऊं, पर आपको सेक्शन मैंने पढ़ाया है तो आप समझ जाना कि उस पर सिंगल टिक। ठीक है, तो सिंगल टिक आपने सभी लोगों पे सब सेक्शन पे लगा लो, सेक्शन 9 पे भी लगा लो, 10 पे भी लगा लो, 11। अब आओ जरा 12। अब जरा सेक्शन 12 को, लोकल jurisdiction ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लोकल jurisdiction, सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई, कंट्रोल ऑफ द हाई द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बस अब पढ़वा रहा हूं। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम define the local limit of the areas within which
मजिस्ट्रेट्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9, कौन? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, एंड सेक्शन 11 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट may exercise all or any of the powers with which they may respectively invested under this Senate. देखो अभी मैंने आपको समझाया कि ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, ये किसके अधीन है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। ठीक है, सबसे ऊपर तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही बैठा है। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हमने ये पावर दी है इस संहिता के अंदर कि वो डिसाइड कर कि कोई भी फलाना जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या कोई भी फलाना जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कौन से एरिया के ऊपर अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करे। अब जैसे मानो ये इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, अब इस इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने कई सारे सब डिवीजन बना दिए, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये। अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि कौन सा फलाना जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कौन से एरिया को संभालेगा, कौन सा फलाना जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कौन से एरिया को संभालेगा। कौन डिसाइड करेगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब जहां तक बात है स्पेशल मजिस्ट्रेट्स की, जिनको अभी हम लोग पढ़ के आए सेक्शन 11 के अंदर, उनका भी जो एरिया है वो कौन डिसाइड करता है? चीफ जुडिशियल। ओवरऑल हाई कोर्ट कंट्रोल करता रहता है ऊपर से, पर जो इमीडिएट लेवल पे जो कंट्रोल कर रहा है लोकल जुरिस्डिक्शन को, जो एरिया स्पेसिफाई कर रहा है, वो कौन कर रहा है? चीफ जुडिशियल। तो आपको याद रखने वाली क्या चीज है कि जब भी बात आएगी लोकल जुरिस्डिक्शन, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की बात करें, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की बात करें, चाहे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करें, इनके लोकल एरियाज को डिफाइन किया जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। किसके द्वारा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये पॉइंट जो है आपके दिमाग में बैठ। अब जरा इसका प्रोवाइडो देखो। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट may hold its sitting at any place within the local area for which it is established। देखो आमतौर पर जो परमानेंट पोस्ट हैं, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है, उनके पास इतनी लिबर्टी नहीं है। उनके लिए तो जहां पे भी कोर्ट का परिसर होगा, जहां पे भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स होगा, उनको जो कमरा मिलेगा, उन्हें वहीं पे अपनी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करनी, वो बंधे हुए होते हैं। पर जो हमारे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, क्योंकि वो टेम्परेरी पोस्ट है, मान मैक्सिमम 1 साल तक जा सकती है जैसा हमने पढ़ा, तो उनके लिए कोई अलग से कोर्ट कॉम्प्लेक्स तो बनाया नहीं जाता, या अलग से उन्हें कोई कमरा तो हम देते नहीं। तो यहाँ पर ये जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स है, इनके पास ये लिबर्टी है कि जो भी एरिया डिफाइन किया गया है ना चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, उस एरिया के अंदर वो कहीं पर भी जहां पे उनको सूटेबल लगे वहां पर अपनी प्रोसीडिंग्स को होल्ड कर सकते। तो जैसा गवर्नमेंट बताए, जैसा हाई कोर्ट बोले, उस एरिया के अंदर वो अपनी प्रोसीडिंग्स को होल्ड कर सकते कहीं पर। ठीक है, पर एरिया के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका एरिया ये है पर आप बैठे कहीं दूसरी जगह, दैट इज नॉट। ठीक है, एरिया के अंदर। अब आओ जरा सबसेक्शन 2 पे बेटा। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द jurisdiction and powers of every such magistrate shall extend throughout the district। अब देखो ये एक पॉइंट है जो समझने वाला। ये बात कर रहा है jurisdiction एंड पावर्स की, और ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। अब समझ, यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट कैसे हो सकता है। देखो बेटा याद रख, जब भी हमने डिस्ट्रिक्ट को तोड़ा, जैसे मानो ये एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हमारे सीजीएम साहब बैठे हैं, इसको जब हमने सब डिविजन्स में तोड़ा और उन सब डिविजन्स को बांट दिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, कि तुम ये एरिया संभालो, तुम वो एरिया संभालो, तो हमेशा याद रखना कि वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, जिसको अपना एरिया मिल गया है, तो उसका वो जो एरिया है, लोकल एरिया है, वो उसके ऊपर अपनी जुरिस्डिक्शन और अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता। मतलब लोकल एरिया का सीधा रिलेशन होता है उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से, उस कोर्ट की पावर। क्योंकि कोई भी मजिस्ट्रेट अपने लोकल एरिया के संबंध में ही उन सारी पावर्स को, उन सारी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर सकता है जो बीएनएसएस के अंदर दी गई। तो आप ये जो आखिरी के 3 शब्द हैं, इनको लेके कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आप ये मत सोचने लगिएगा कि कोई मजिस्ट्रेट है जो भले ही किसी सब डिवीजन में बैठा हुआ है, किसी लोकल एरिया के अंदर बैठा हुआ है, और वो अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा होगा पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। ऐसा नहीं।
ठीक है। वो लिखने का एक तरीका है, एक भाषा का एक्सप्रेशन है, पर वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बस आप अपने मन में इतना सा याद रखिएगा, जो लोकल लोकल एरिया स्पेसिफाई कर दिया हमारे सीजीएम साहब ने, उस लोकल एरिया के हम राजा हैं। जैसे राजा का अपना राज्य होता है ना, उसी तरीके से जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपना लोकल एरिया होता है, जिसके ऊपर वो अपनी जुरिस्डिक्शन और पावर्स को एक्सरसाइज। ठीक है। ये है बेटा आपका सबसेक्शन 2। अब एक बार सबसेक्शन 3 और पढ़ लो, फिर मैं आपसे पूछ। देखो सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है बेटा। वेयर द लोकल jurisdiction ऑफ ए मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9। सेक्शन 9 का मतलब समझ जाएगा, करिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। और सेक्शन 11 मतलब स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक्सटेंड टू एन, अब सुनिएगा ध्यान से, एक्सटेंड्स टू एन एरिया बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट इन विच ही ऑर्डिनरली होल्ड्स कोर्ट। Any reference in this Sanhita to the Court of Session or Chief Judicial Magistrate shall, in relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction, be construed unless the context otherwise requires as a reference to the Court of Session or Chief Judicial Magistrate, as the case may be, exercising jurisdiction in relation to the said district. अब ये ऐसा सबसेक्शन है जिसको आप अगर खुद से पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस, कि समझ में नहीं आएगा है क्या। पर मैं आपको बताऊं, आप हंसोगे जब मैं आपको समझाऊंगा कि ये कितनी नॉर्मल सी प्रैक्टिकल सी बात। देखो बेटा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखो आमतौर पर 90% सिचुएशन में क्या होगा कि कोई भी जो सब डिवीजन है, जिस सब डिवीजन के ऊपर कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास अपनी जुडिशन एक्सरसाइज कर रहा है, वो किसी एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट के ही अंदर आ रहा होगा। और उस सिंगल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बैठा होगा हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसके ऊपर बैठा होगा कोर्ट ऑफ सेशन। कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि वो सब जो सारे सब डिवीजन है वो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आ रहे हैं। अब मान के चलो कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। पर आपका जो लोकल एरिया है, मतलब आपका जो सब डिवीजन है, आपका जो लोकल एरिया है, वो एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, दो डिस्ट्रिक्ट के अधीन आ रहा है। जैसे मानो आपका ये लोकल एरिया है, पर इसका आधा हिस्सा इस डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, आधा हिस्सा इस डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। जरूरी नहीं आधा आधा है, हो सकता है एक चौथाई यहाँ पे आ रहा है, तीन चौथाई यहाँ पे आ रहा है। मतलब कहने की बात यह है कि आपका लोकल एरिया दो डिस्ट्रिक्ट्स में गिर रहा है, दो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब इस डिस्ट्रिक्ट का सीजीएम अलग है, इस डिस्ट्रिक्ट का सीजीएम अलग है, इस डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट ऑफ सेशन अलग है, इस डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट ऑफ सेशन अलग है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब यहाँ पे कैसे करें यहाँ पे मामला कैसे सॉर्ट आउट होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जितना एरिया, आपके लोकल एरिया का जितना हिस्सा किसी भी सीजीएम की जुडिक्शन के अंदर आ रहा है, उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन वो सीजीएम बना। और जो दूसरा हिस्सा है जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गिर रहा है, उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस दूसरा सीजीएम बनाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस हिस्से के बारे में बात कर रहे हो, और वो हिस्सा कौन से डिस्ट्रिक्ट में गिर रहा है। तो आपको उस पहले सीजीएम के पास जाना पड़ेगा या फिर दूसरे सीजीएम के पास जाना पड़ेगा। पर मैं आपको एक बात बता, 99% सिचुएशन में ऐसा होता नहीं है। ये केवल प्रोविजन बनाया गया है कि बाई चांस अगर ऐसा हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी अगर क्रिएट हो जाए कि आपका लोकल एरिया एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड हो रहा हो, तो आपको दोनों सीजीएम की सुननी पड़ेगी उन पर्टिकुलर एरिया के डिफरेंस। जो एरिया इस सीजीएम का है उसके बारे में वो बताएगा, जो एरिया इस सीजीएम का है उसके बारे में ये वाला बंदा बताएगा। ये वाला उसके एरिया के बारे में नहीं बता सकता, वो वाला इसके एरिया में नहीं बता सकता। बस, कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। भूलना चाहो तो भूल जाओ, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लिखी हुई है तो उसे दिमाग में एक बार सुन। क्लियर है क्या सभी लोगों को, समझ में आ गया सेक्शन 12। So what is the difference between special court of judicial magistrate under proviso section 9 and section 11, whether both are called courts of judicial magistrate? नहीं नहीं, देखो फर्क है। सेक्शन 9 में हम कुछ स्पेशल केसेस की जिम्मेदारी दे रहे हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को या सेकंड क्लास को, मतलब जो परमानेंट पोस्ट हैं, आप जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो सेलेक्ट होके गए हैं, उन्हीं में से किसी को हमने स्पेशल केसेस दे दी कि भाई इस स्टैट्यूट से संबंधित सारे केसेस केवल आप दे। तो ये सिचुएशन सेक्शन 9 की है। सेक्शन 11 में जो परमानेंट पोजीशन पे जजेस बैठे हुए हैं उनकी बात नहीं कर रहे। कोई सरकारी बंदा है, उसको पावर दे रहे हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट होने की मात्र 1 साल। वो सिचुएशन ही बिल्कुल है। दोनों जगह स्पेशल शब्द इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पर वहां पे परमानेंट पोस्ट को कुछ स्पेशल केसेस दिए जा रहे हैं, यहाँ पे एक स्पेशल पोस्ट ही क्रिएट कर दी गई है जिसको हम बोल रहे हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है। सेक्शन 12 में भी एक ही टिक लगाना है। ठीक है।
रिपीट वगैरह बेटा लास्ट में करेंगे, ठीक है। वैसे कुछ क्या जो सिलेक्शन, हाँ बता तो दिया, सेक्शन सब सेक्शन 2, जो आपका लोकल एरिया डिफाइन किया गया है किसी भी मजिस्ट्रेट का, उसी लोकल एरिया के ऊपर वो अपनी पावर एक्सरसाइज करता है, बात करता है, ठीक है। चलो अब आओ बेटा सेक्शन 13 पे। सेक्शन 13 बहुत आसान सेक्शन है, इस पे भी एक टिक लगा लेना। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इसको तो 2-3 मिनट में खत्म करेंगे। सेक्शन 13 बात करता है सबॉर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसी हायरार्की की बात करता है जो मैं आपको बता चुका। एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबॉर्डिनेट टू द सेशन जज, बता चुका हूं आप लोगों को। Every chief judicial magistrate shall be subordinate to the session judge, and every other judicial magistrate shall, subject to the general control of the session judge, be subordinate to the chief judicial magistrate। कितना बढ़िया तरीका है कहने का। तो हर एक जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो किसके अधीन होता है? सेशन जज के अधीन होता है। सेशन जज सबसे ऊपर बैठा हुआ है, उसके नीचे कौन है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं बाकी के सारे मजिस्ट्रेट, चाहे वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो, चाहे मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो, चाहे मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट सेकंड। जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो अधीन नहीं होते हैं, पर कुछ सिचुएशंस में जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो डिसाइड करता है कि कौन से केसेस उनके पास जाएंगे, वो कितने केसेस से हैंडल करेंगे, ये सारे उनकी पोजीशन बराबर, ठीक है। तो क्या सीखेंगे हम लोगों को? दो बातें याद रखनी है कि सेशन जज के अधीन होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं बाकी के, बाकी के सारे मजिस्ट्रेट सेशन जज के भी अधीन होते हैं, पर इमीडिएट लेवल पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं, और सेकेंडरी लेवल पे सेशन, ठीक है। कितनी आसान बात। अब देखो जरा सबसेक्शन 2, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद दिस सनीता एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन, वही वाली बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट। जो भी काम काज है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, उसको बांटना किसका काम है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि कौन कौन से केसेस मैं देखूंगा, कौन कौन से केसेस मेरे एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखेंगे, अगर हैं तो, जरूरी नहीं है हो। कौन कौन से केसेस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट देखेंगे, अगर हैं तो जरूरी नहीं है हो। कौन कौन से केसेस जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पे जाएंगे, कौन कौन से केसेस जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क की जिम्मेदारी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियों में से एक है, वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर किसके पास होती है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये वाली बात हमने सेशन जज के संबंध में भी पढ़ी कि सेशन जज डिस्ट्रीब्यूट करता है काम अपने बीच में और एडिशनल सेशन जजेस के बीच में। वही काम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर रहा है कि काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने बीच में और बाकी के मजिस्ट्रेट्स के बीच में, ठीक है। अब बेटा यहां तक की जो कहानी थी, सेक्शन 13 तक की जो स्टोरी थी, ये प्योरली जुडिशियल। केवल सेक्शन 11 को थोड़ा सा अगर साइड में रख दें, तो जो भी कुछ हम लोगों ने अभी तक पढ़ा बेटा, फिर वो चाहे सेक्शन 6 रहा हो, 7 रहा हो, 8 रहा हो, 9 रहा हो, 10 रहा हो, 12 रहा हो, 13 रहा हो, सब जगह जो बात थी उन मजिस्ट्रेट्स की हो रही थी जो जुडिशियल पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। मतलब हमारी जो जुडिशियल हायरार्की है, जिसको हम इंडिया का जुडिशियल सिस्टम बोलते हैं, केवल उनकी चर्चा हो रही है। पर अब जो आगे आने वाले सेक्शंस हैं, चाहे सेक्शन 14 ले लो, सेक्शन 15 ले लो, सेक्शन 16 ले लो, सेक्शन 17 ले लो, ये जो चार सेक्शंस हैं बैक टू बैक जो आएंगे, यहां पर मजिस्ट्रेट्स की तो बात हो रही है, पर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स नहीं है, मतलब दे आर नॉट पार्ट ऑफ द जुडिशियल। वो जुडिशियल पावर्स एक्सरसाइज करते हैं, समझना ये बात बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आप लोगों को। वो जुडिशियल पावर्स एक्सरसाइज करते हैं किन्हीं किन्हीं सिचुएशंस में, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन जुडिशियल, जुडिशियल सिस्टम का पार्ट नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। तो कौन है भाई ये होते हैं दोस्तों एग्जीक्यूटिव। कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब ये कौन होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इनकी क्या पावर्स होती हैं, समझने की कोशिश करते हैं सेक्शन 14 की हेल्प। सेक्शन 14 पे भी आप एक सिंगल टिक लगा, ठीक है। अब देखो सबसेक्शन 1 में क्या कहा जा रहा है। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट, अब देखना कुछ चीजें बदलेंगी। द स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान से सुनना, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, याद करो जरा मैं किस बात को 50 बार दोहरा रहा था कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जब अपॉइंटमेंट की बात हो रही थी, तो अपॉइंटमेंट कौन कर रहा था? हाई कोर्ट कर रहा। कौन कर रहा था अपॉइंटमेंट? हाई कोर्ट कर रहा था जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स का, फिर वो चाहे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो,
जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास। बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो सबसे पहला डिफरेंस बेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाईकोर्ट पिक्चर से गायब, और अपॉइंटमेंट कर कौन रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। ये तो पहला फर्क है। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मैनी एज इट थिंक्स फिट, मतलब जितनी की भी जरूरत हो, टू बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एंड शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कहने का मतलब क्या है, हमारी राज्य सरकार जितने लोगों को भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स बनाना है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के संबंध में, वो बना सकते। और वो जितने भी लोग हैं जिनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया गया है, उनमें से एक मजिस्ट्रेट बनेगा कौन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कौन बनेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो बाकी के सारे मजिस्ट्रेट्स हैं डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे उन सब का हेड होगा। जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुडिशियल सिस्टम में हेड था डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव साइड में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, और बाकी के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं वो सब उसके अधीन है। कौन है, अधीन है। ये पहला। ठीक है। आगे बात समझ में, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और उन मजिस्ट्रेट में से एक कौन बनता है, डिस्ट्रिक्ट, हमारे डीएम साहब। हम देखते हैं ना टीवी पे कितनी सारी सीरीज हैं, वो कौन सी आपने थी टीवीएफ वाली एस्पिरेंट्स देखी होगी, वो जो मेन कैरेक्टर था वो कौन बनना चाहता था, आईएएस क्रैक करके क्या बनना चाहता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहता था। वो बनता भी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर, शायद अपॉइंट भी होता है ना। और कौन सी पिक्चर देखी थी, काफी हमने मूवीज देखे हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स बनाए गए हैं लोग। ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। अब देखो जरा सबसेक्शन टू, स्टेट गवर्नमेंट, फिर से देखना बेटा, स्टेट गवर्नमेंट ही पिक्चर में है। The state government may appoint any executive magistrate to be an additional district magistrate। कौन, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ब्रैकेट में लिख देना एडीएम, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ब्रैकेट में लिख देना डीएम। आमतौर पर हम शॉर्ट में ही बुलाते हैं लोगों को। ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एंड सच मजिस्ट्रेट shall have such powers of the district magistrate under this sanita or under any other law for the timing in force as may be directed by the state government। वही कहानी है। जैसे हमने पढ़ा था कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, और उसके साथ एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, इसी तरीके से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, और उसके साथ साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम जिसको बोल रहे हैं। दोनों पद बराबर के, डीएम और एडीएम दोनों पद बराबर के। पर क्योंकि कारभार ज्यादा है, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, तो ऐसा हो सकता है कि राज्य सरकार को लगे कि केवल एक डीएम से काम नहीं बने, तो हमको और एडिशनल डीएम्स की जरूरत, एडीएम्स जिनको बोलते हैं टू बी। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उनको अपॉइंट कर सकता है, और आमतौर पर आपको देखेगा कि एडीएम होती है। ठीक है। अब आप देखो तीसरे नंबर, वेन एवर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिकमिंग वैकेंट, मतलब कभी भी अगर डीएम का पद खाली हो जाता है, एनी ऑफिसर सक्सीड्स टेम्परेरीली टू द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, such officer shall pending the orders of the state government exercise all of the powers and perform all of the duties respectively conferred and imposed by this sanita on the district। बहुत ही सिंपल सी बात हो रही है। मान लीजिए कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का निधन हो गया, या फिर उनको निकाल दिया गया, उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन लगे फॉर एग्जाम्पल, या फिर वो अचानक से रिटायर हो गए, ऐसी कोई भी सिचुएशन है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो पद है जो बंदा संभाल रहा था अब वो अवेलेबल है नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है कि उनका कारभार संभालने के लिए कोई ना कोई लाया जाएगा, अर्जेंट सिचुएशन में लाया जाएगा, क्योंकि लाना जरूरी है, डीएम का पद खाली नहीं छोड़ सकते। तो आमतौर पर क्या होता है बेटा, जो एडीएम्स होते हैं ना, उन एडीएम्स में जो सबसे सीनियर एडीएम होता है, मतलब जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो सबसे सीनियर होता है, उसको ही हम टेम्परेरी बेसिस पे डीएम, जब तक फॉर्मली उसका अपॉइंटमेंट ना किया जाए। तो अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि डीएम का पद खाली है, और कोई दूसरा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जो डीएम के पद का कार्यभार संभाल रहा है फॉर द टाइम भी, तो ये जो बंदा टेम्परेरीली संभाल रहा है उसके पास वो सारी पावर्स आ जाएंगी डीएम की, जो इस संहिता के अंदर डीएम को दी गई। कई सारी पावर्स दी गई हैं, अभी पढ़ेंगे आगे आने वाले सेक्शन में। तो वो सारी पावर्स वही बंदा एक्सरसाइज करेगा जो फॉर द टाइम बीइंग डीएम का पद संभाल रहा है, क्योंकि डीएम का पद खाली। ये भी कोई पढ़ने वाली बात है। अब देखो सबसेक्शन 4 देखो, द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये लास्ट सेक्शन है, आराम से पढ़ लो, 3 सबसेक्शन और है, फिर छुट्टी कर दूंगा। ठीक है। देखो सबसेक्शन 4 देखो,
The state government may place an executive magistrate in charge of a subdivision and may relieve him of the charge as occasion requires, and the magistrate so placed in charge of a subdivision shall be called subdivisional magistrate. बड़ा समझाने की जरूरत है, ये बात हम ऑलरेडी नहीं पढ़ चुके हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के संबंध में क्या बताया था कि अगर हाई कोर्ट चाहता तो क्या कर सकता था कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी सब डिवीजन के संबंध में किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को क्या बना सकता था, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और वो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करता था, उस डिवीजन के संबंध में अपनी पावर को एक्सरसाइज करता था। सेम सिचुएशन एग्जीक्यूटिव पे लागू करो कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी सब डिवीजन के संबंध में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी सब डिवीजन के संबंध में किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को क्या बना सकती है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। बस जुडिशियल शब्द हटा दो, क्या बना सकती है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और ये क्या करेगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, वही काम, ये उस सब डिवीजन के लेवल पे अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेगा, डीएम के अधीन होगा उस सब डिवीजन के लेवल पे और चीजों को कंट्रोल करे, सिचुएशंस को हैंडल करे। ठीक है, सेम कहानी, बिल्कुल सेम। अब देखो सबसेक्शन 5 के अंदर, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एंड डायरेक्शन एज इट मे डीम फिट टू इम्पोज डेलीगेट्स इट्स पावर अंडर सबसेक्शन 4 टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर चाहे तो उसकी चॉइस ऑर्डर निकाल कर क्या करेगी, जो भी उसको ठीक लगे, उसकी जो पावर्स है कहां पर, जो सबसेक्शन 4 के अंदर हमने दी गई है, मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनाने की जो पावर है वो किसको दे सकती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे सकती है। कितना अच्छी बात है। वैसे आमतौर पर दो बातें हैं, पहली बात आमतौर पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट। किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। पर अगर दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये पावर, अपनी ये पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी दे सकते, जिसका मतलब क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो अपने डिस्ट्रिक्ट के संबंध में किसी भी सब डिवीजन के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकेगा। पर ऐसा तभी होगा अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी है तो। बाय डिफॉल्ट डीएम साहब के पास ये पावर नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट ये पावर किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब आओ बेटा आखिरी सबसेक्शन पर। नथिंग इन दिस सेक्शन shall preclude the state government from conferring under any law for the timing in force on a commissioner of police। अब ध्यान से देखना बेटा, आपके लिए थोड़ा सा नया और डिफरेंट। on a commissioner of police all or any of the powers of an executive magistrate। अब समझिए, तुमने पढ़ा ये जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो कई सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट कर सकती है जो भी उनको जरूरत है, और उनमें से किसी को चुनकर डीएम बना सकती है, किसी को चुनकर एडीएम बना सकती है, किसी को चुनकर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बना सकती है। इसको एसडीएम बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख देना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ब्रैकेट में एसडीएम बना सकते हैं। और अगर कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगे किसी भी कारण से, हमें कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है, कि उस डिस्ट्रिक्ट में या उस डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने वाला जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, मतलब पुलिस में पुलिस की हायरार्की में कमिश्नर के लेवल का बंदा है, मतलब बहुत ऊंचा बंदा है, उसको कुछ पावर्स देने की जरूरत है जो आमतौर पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के पास होती है, मतलब एसडीएम के पास होती है या फिर एडीएम के पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उन पावर्स को जो हम पढ़ेंगे इस संहिता के अंदर उस कमिश्नर ऑफ पुलिस को दे सकते। और ऐसा स्टेट गवर्नमेंट करेगी हमेशा या करती है आमतौर पर, ऐसा कर सकती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस के बारे में केवल आपको इतना याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की पावर इस कमिश्नर ऑफ पुलिस को दे सकती है, दैट्स, बस ये पॉइंट याद। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका सेक्शन 14 जिसके अंदर हमने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बात। एक बार जरा चैट बॉक्स में मेरे को वाई टाइप करके बताओ, आर यू ऑल क्लियर। सेक्शन 14 के ये जो आपके 6 सब सेक्शन हम लोगों ने पढ़े, क्या वो आप सभी लोगों को समझ में आए, हर एक पॉइंट बाय पॉइंट। देखो अपने आप में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो सभी के सब स्टोरी का पार्ट है, इजी इजी सी बात है। बस उनको एक एक बार दिमाग में रख लो, याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत। ठीक है,
चल इसी के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है। तो मैं 1 सेकंड दीजिए।